हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश जोशी है और आज हम अपना फोटोसिंथेसिस का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस के 4 फीचर है जिसके बारे में हमको जानना है, लेकिन उन फीचर को जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टर्म्स को देख लें। कौन सा टर्म? एक होता है अपहिल और एक होता है डाउनहिल। मतलब अपहिल प्रोसेस और डाउनहिल प्रोसेस एनसीईआरटी में कहीं पे भी लिखा हुआ रहे तो आप इसको फटाफट दिमाग में ला सको कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अपहिल डाउनहिल के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन इस टर्म में नहीं होना चाहिए। अब NADPH प्लस H प्लस, या आप इसको NADPH2 ये भी लिख सकते हैं। NADPH प्लस H प्लस लिखो, या आप इसको NADPH2 लिखो। ठीक है, या आप इसको NADPH लिखो, एक ही बात है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपहिल और डाउनहिल प्रोसेस क्या होता है? देखो, अगर हम कोई भी काम करते हैं अगेंस्ट जैसे ग्रेविटी, तो हम क्या कहते हैं उसको? नेगेटिव वर्क डन। और अगर ग्रेविटी के सपोर्ट में करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है ना? कन्वेंशन के हिसाब से है, फिजिक्स में थोड़ा लगा रहे हैं। अपहिल मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमको शुरुआत में कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये है कि अगर एक पत्ता ले लो आप, तो फोटोसिंथेसिस को चालू करने के लिए आपको कुछ लाइट एनर्जी लगेगी। हिस्ट्री में ना ये टर्म पढ़ा होगा, याद करो आप गौर से, कि एक ग्राफ होता है, उसमें ना एनर्जी एक्टिवेशन बोल के कुछ होता है कि देखो कि ये ऐसे है, ऐसे करके कोई एनर्जी एक्टिवेशन ग्राफ बनता है। और है ना, हम लोग बोलते हैं उधर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। तो मतलब इतना अमाउंट का उसको एनर्जी देना पड़ेगा उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो सिंपली फोटोसिंथेसिस में भी यही होता है। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल पे लाइट एनर्जी गिरता है तो वो एक्साइट होता है, और वो एक्साइट होकर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपना लूज कर देता है। लेकिन वो उसके भाई जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव टेंडेंसी आएगी ना, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपना वापस खींच सके, है ना? तो इसीलिए एक सफिशिएंट एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से निकल पाएगा। नहीं तो जैसे ही एक्साइट हुआ पता चला क्लोरोफिल वापस उसको टान लिया तो कोई मतलब नहीं निकला। तो हम लोग को एक सफिशिएंट एनर्जी शुरुआत में देनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं हम अपहिल प्रोसेस। और डाउनहिल प्रोसेस क्या होता है? देखो भाई, अगर कोई प्रोसेस अपने आप चल रहा है तो उसको डाउनहिल कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझना कि अगर एक गाड़ी है कि ये आपका हिल है, ठीक है, और ये गाड़ी ऐसे चली, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली, इसको कोई एक्सीलेटर वैक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली गाड़ी नीचे चली जाएगी। तो ये एक डाउन हिल प्रोसेस हुआ। इसका मतलब हमको शुरुआत में कोई भी एनर्जी नहीं देनी है। आप समझ रहे हो? ये एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज करती है। आपको पता ही होगा, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो फ्रिक्शन के फॉर्म में ये एनर्जी लूज कर देता है, लेकिन अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो एनर्जी कंजर्व होता है। फिजिक्स में चले गए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उधर एनर्जी लॉस तो होती नहीं है, मान के चलते आइडियल कंडीशन में, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सॉरी फिजिक्स। चलिए, अब बात करते हैं हम अपहिल और डाउनहिल के बारे में। अपहिल यानी फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस हुआ? अपहिल हुआ, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ रहा है? हम लोग को शुरुआत में लाइट एनर्जी देना पड़ रहा है। देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक अपहिल प्रोसेस है, बिकॉज उसको स्टार्ट करने के लिए हमको कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। इतना बात समझ में आया आपको? ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट किस में होगा? एक सेल के अंदर में होगा। मैं उस सेल को नहीं बना रहा, और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया फाइटोकॉन्ड्रिया जितना भी सबको हटा दो। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि भैया देखो ये है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आपको पता है क्या होगा? ग्राना होगा, और क्या होगा? स्ट्रोमा होगा। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर में 2 कंपोनेंट होता है, एक मेम्ब्रेन कंपोनेंट होता है और एक फ्लूइड कंपोनेंट होता है। जो मेम्ब्रेन कंपोनेंट होता है उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्राना लैमिला और एक स्ट्रोमा लैमिला, और जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है वो होता है स्ट्रोमा। जैसे कि मान लो कि ये आपका क्या है? ग्राना कंपोनेंट, ये आपका मतलब ग्राना लैमिला, और ये क्या हुआ आपका? स्ट्रोमा लैमिला। ये वाला पार्ट ये आपका हुआ स्ट्रोमा लैमिला, बताया था लास्ट क्लास में। और पार्ट है एमॉर्फस, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। कि स्ट्रोमा लैमिला या जो ग्राना है उसके 2 फंक्शंस होते हैं,
दो फंक्शंस होते हैं, हाँ दो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, मतलब कोई लाइट एनर्जी गिरी वो सबसे पहले पत्तों पे गिरेगी, पत्तों के बाद गिरने के बाद वो टिश्यू में जाएगी, वो टिश्यू को पेनिट्रेट करने के बाद उसके सेल्स में जाएगी जो कि मेसोफिल सेल्स होते हैं, उस सेल्स को पेनिट्रेट करेगी और उसके अंदर में जो ऑर्गेनल है सेल्स के अंदर में जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये एंटर करेगी। ठीक है, तो ये जो ग्राने रखे हुए हैं, ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रखे हुए ये इसको लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ये बात आपको समझ में आई। इसका दूसरा फंक्शन ये होता है, ये एटीपी और एनएडीपी जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। कैसे करता है ये हम लाइट रिएक्शन में देखेंगे। अभी ये बात मान के रखिए कि ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है ये एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा क्या है, दूसरा है ये ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी करता है। इतना बात समझ में आया आपको। जो स्ट्रोमा पार्ट होता है उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है और कुछ नहीं, इसमें बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते रहते हैं। इतना बात समझ में आया। और हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे और ये ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, इस क्लोरोप्लास्ट के बाहर भेज देंगे और स्टार्च के फॉर्म में हम इसको सेल के अंदर में स्टोर कर लेंगे। इतना बात आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ना, ये मेम्ब्रेनस पार्ट क्या करेगा, ट्रैपिंग ऑफ लाइट NADPH एंड ATP का फॉर्मेशन। ये ATP और NADPH जो होता है ना, ये क्या करता है, CO2 जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, उस स्ट्रोमा में जो CO2 प्रेजेंट है ये पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है ना, आपको मैं आगे समझाऊंगा क्यों पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। आप ये मान के चलिए एक बार कि ये पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो इसीलिए हमको उसको एनर्जी देना पड़ता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और प्रोटॉन को भी एक्सेप्ट कर ले, ताकि ये रिड्यूस हो जाए कार्बोहाइड्रेट में। तभी ना बनेगा एक CO2 से आप एक कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मैटर कैसे बनाओगे। देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में तो क्या होता है, CHO मतलब हाइड्रोजन भी होता है, तो हाइड्रोजन को लाना पड़ेगा और हाइड्रोजन को लाने के लिए आपको इसको रिड्यूस कराना पड़ेगा, लेकिन ये जल्दी रिड्यूस होगा नहीं क्योंकि ये पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये पहले इलेक्ट्रॉन खाएगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तभी ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और डायरेक्ट तो H को एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग के ATP और NADPH का फॉर्मेशन करवाते हैं ताकि CO2 रिड्यूस हो जाए। ये CO2 कहाँ से आया, जाहिर सी बात है सेल क्या करता है, बाहर में डिफ्यूजन करता है, बाहर से CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट होते रहता है, तो CO2 जरूरी है, CO2 ट्रांसफर होगा, स्ट्रोमा में आएगा और स्ट्रोमा से वो स्ट्रोमा में ही रिड्यूस हो जाएगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। इतना बात आपको समझ में आया। जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसके पास ये ट्रैपिंग मतलब फंक्शन होता है, तो वो ट्रैप कर लेता है। अल्टीमेटली मैं फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूँ चैप्टर का, तो क्या होगा, क्लोरोफिल एक्साइट होगा और क्लोरोफिल से क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पे लाइट एनर्जी गिरी, उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो भैया देखो, इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्टर भी तो चाहिए ना। आप खुद ही बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये तो वापस क्लोरोफिल के पास चला जाएगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले। ये पास कर देता है इलेक्ट्रॉन को विद इन द ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC चेन बोलते, सॉरी ETS नहीं ETC। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन को ETC से पास करवाएंगे और ETC में हम लोग जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डिक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल पे रखते हैं, ताकि वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और इधर एनर्जी का लॉस होता है। ETC में क्या होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने डिक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे रखे हुए होते हैं। आप खुद बताइए, एक एकदम हाई एनर्जी, उसके बगल में थोड़ा उसके लो एनर्जी, थोड़ा उसकी और लो एनर्जी, थोड़ा उसकी लो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। आप खुद बताइए, हाई पोटेंशियल एनर्जी लो पोटेंशियल एनर्जी गाड़ी अपने आप आती है कि नहीं आती है। वैसे ही इधर होगा, इधर एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, उसके बगल में एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल, उसके बगल में और थोड़ा लो एनर्जी मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने आप ट्रैवल करता है ETC के अंदर में। जब इलेक्ट्रॉन अपने आप ट्रैवल करता है तो वो क्या करता है, जैसे फ्रिक्शन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही थी वैसे इधर एनर्जी रिलीज होगी। आपको बात समझ में आई, एनर्जी कैसे रिलीज होगी, तो इधर हो गया एनर्जी का रिलीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अब इलेक्ट्रॉन पास कर गया। अब इधर भी क्या होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए जो कि इस इलेक्ट्रॉन को ले ले, और इधर जो एक्सेप्टर है वो उसका नाम है CO2 जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। इतना बात समझ में आया, यानी ये पूरा का पूरा आपका क्या है, स्ट्रोमा है। और ये आपका क्लोरोफिल किसके ऊपर में है, ये थाइलाकॉइड के ऊपर में है। आपको एक क्लोरोप्लास्ट के एक ग्रैने में एक पिगमेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने डिक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल पे रखे हुए हैं जो कि ETC का फॉर्मेशन करता है, जो कि इस की बोरी ले लो या आप आलू की बोरी ले लो,
रखा हुआ है आप में, और इसके ऊपर में क्या है, बहुत सारा पिगमेंट प्रेजेंट है, बहुत सारा सेट ऑफ मॉलिक्यूल भी है, ठीक है, बहुत सारा सेट ऑफ मॉलिक्यूल भी है जो कि अपने डिक्रीज पोटेंशियल पे रखा हुआ है, मतलब हाई एनर्जी टू लो एनर्जी पे रखा हुआ है, और ये बनाता है ईटीसी। अब ये ईटीसी से जब इलेक्ट्रॉन पास करता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होता है, ये एनर्जी रिलीज हुआ और ये रिलीज एनर्जी जो होता है वो एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। हमारे पास स्ट्रोमा में CO2 रखा हुआ है, वो CO2 क्या करता है ना, आप खुद बताना, इस एनर्जी को ले लेता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रखा हुआ था, वो एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। आपको ये बात समझ में आया? चलिए भैया, वो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, कहाँ से लिया, फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल से ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि इधर आपके पास लाइट एनर्जी गिरा, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, अपहिल प्रोसेस। फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, बस अब सबको नाम देना है। नाम क्या क्या देना है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहला, फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडरगोनिक प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अरे भैया ये तो लाइट एनर्जी को ले रहा है ना, लाइट एनर्जी को ले रहा है, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, तो कुछ एनर्जी ले रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। नंबर दूसरा, फोटोसिंथेसिस इज एन अपहिल प्रोसेस। मैंने आपको अभी समझाया ये अपहिल प्रोसेस क्यों है, बिकॉज इसको शुरू में कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ता ताकि इस रिएक्शन को ये इनिशिएट कर पाए। नंबर तीसरा, इट इज एन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस में H2O और CO2 जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को देता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अगर ग्रीन प्लांट है तो वो ऑक्सीजन रिलीज होगा, या कोई बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और H2O क्या है, एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, आपको ये भी बताया था मैंने। H2O ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 में, इसलिए ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है जो कि CO2 को रिड्यूस कर देता है CHO में, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि इस रिएक्शन में वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है O2 में, और CO2 जो है वो रिडक्शन हो जा रहा है उसका CHO में, एल्डिहाइड में, या आपका शुगर मॉलिक्यूल में। तो ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए चौथा, physicochemical process. With the help of this process, it can convert light energy into chemical energy. तो फोटोसिंथेसिस ये 4 प्रोसेस हो गया, आपको ये बात समझ में आया? चलिए ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ ये इसके बारे में कि देखिए इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ना क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। एनसीईआरटी लिखती है टर्म क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसका काम बंधा हुआ है कि मेरे को लाइट एनर्जी को ट्रैप करना है और मेरे को एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना है, और वैसे ही स्ट्रोमा का काम भी आपको दिया गया है कि भैया तुम एंजाइम वाला डिपार्टमेंट संभालो। तो इसमें क्या है, क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, इसको ये करना है, इसको ये करना है। समझ में आया? ये जो पार्ट है ना ग्राना लैमेला या स्ट्रोमा लैमेला, ये डायरेक्टली जब लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है तो ये हम लोग बोलते हैं इट इज एसोसिएटेड विद द लाइट एनर्जी, दैट इज व्हाई इट इज इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन। लेकिन वही जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है जो एंजाइमेटिक रिएक्शन का डिपार्टमेंट संभाल रखा है, वो क्या करता है, जो लाइट रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट है एटीपी और NADPH2 या NADPH+ उस पर डिपेंडेंट है। तो इसको कुछ ना कुछ तो नाम देना था ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, कार्बन, या आप इसको नाम दे सकते हो डार्क रिएक्शन। इतना बात समझ में आया? ये एक मिसनोमर है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि ये डार्क में होगा। इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो लाइट है तो ये डार्क है। इसका मतलब ये है कि ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे ये डिफाइन होती है। अब हम फोटोसिंथेसिस का वापस ओवरव्यू देखेंगे, इसको आप रिवीजन भी कह सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि ये देखो, ये है आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या हुआ, लाइट एनर्जी गिरा, वो एक्साइट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। वो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हुआ तो उसको एक एक्सेप्टर चाहिए, जो एक्सेप्टर प्राइमरी एक्सेप्टर इसको क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है और इसको वो भेज देता है ETS के अंदर में। ETS टनल में इसको भेज दिया और ETS से क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन पास करता है और इधर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर और लगा रखे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा रखे हैं, उसका नाम है CO2। CO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, NADPH2 से वो हाइड्रोजन को ले लेगा। इतना बात आपको समझ में आया? DP+ जो होता है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ये रहना ज़रूरी है। जब NADP+ नहीं रहेगा, एक बात आप मेरे को बताइए, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है इतना दूर आएगा? नहीं आएगा, वापस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। खुद बताइए ना, एक तरह से देखा जाए तो NADP क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को पुल करने का काम कर रहा है।
तो ये डाउनहिल प्रोसेस है और ये एक अपहिल प्रोसेस है। तो अपहिल है, डाउनहिल है, और NADP प्लस क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज जा रहा है और वो क्या कर रहा है, H प्लस को ले लेता है, तो NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ दिस ग्राना। और ये NADPH2 जब बना, ATP ऑलरेडी इधर बन चुका है, तो वो CO2 को दे देता है और हमारा क्या बन जाता है, शुगर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब एक बात आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये जब एक्साइट हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस क्लोरोफिल को भी तो इलेक्ट्रॉन पूर्ति करना पड़ेगा, जो उससे लिया उसको वापस देना भी तो पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा जो ग्राना का जो ल्यूमेन होता है, आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, उस ल्यूमेन के अंदर में वाटर स्टोर्ड होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है H प्लस में, OH माइनस और इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, रिएक्शन ये नहीं है, पूरा रिएक्शन ये है कि 2H2O H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और O2 में रिलीज करता, मतलब ऑक्सीजन लिबरेट हो गया और आपके पास क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन निकला। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इससे क्या होता है आपको मैं आगे समझाऊंगा लाइट रिएक्शन में कि ये इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरोफिल को मिल जाता है। मतलब ये हुआ कि ये ग्राना है, ये ग्राना के सरफेस पे क्या है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है। ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल क्या करता है, ये एक्साइट होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ETS को दे देता है। ETS मतलब जो कि इसके सरफेस में प्रेजेंट है, उसको ETS को दे दिया तो ये खाली हो गया। तो इसके अंदर जो ल्यूमेन है उससे ये वाटर को तोड़ करके अपना ये इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेता है। तो इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 सबका इंडिविजुअल टेस्टिंग करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेटमेंट आप समझना कि जो फोटोसिंथेसिस ऑकर इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट हो के प्लांट में होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कैसे भैया, मतलब आप क्लोरोफिल को टेस्ट कर रहे हो और लाइट को हमने बोला ग्रीन पार्ट में होगा, इसका मतलब जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और लाइट के प्रेजेंस में होगा। चलिए आइए इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप एक लीफ लीजिए और उस लीफ को आप उस लीफ के ऊपर में एक ब्लैक पेपर रख दीजिए और इस लीफ को आप सनलाइट में रख दीजिए। तो कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया देखो ये वाला एरिया तो फोटोसिंथेसाइज कर लिया, और फोटोसिंथेसाइज कर लिया तो खाना बना लिया, और खाना बना लिया तो बढ़िया बात है, और ये एरिया भी क्या है, खाना बना लिया। इतना बात आपको समझ में आया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस ब्लैक पेपर को उठाते हैं, तो हमको जो लीफ मिलेगा उसको हम कहते हैं वेराइगेटेड लीफ या चितकबरा लीफ। चितकबरा मतलब उसमें मल्टीपल कलर्स हैं, बता रहा हूं मल्टीपल कलर्स क्या है। देखो ये तो क्या है, आपका फोटोसिंथेसिस किया तो ग्रीन 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 है, और ये एकदम आपका ये एकदम मतलब इसमें कोई कलर नहीं आया ग्रीन। क्यों नहीं आया अब समझते हैं, बिकॉज हम आगे चल के पढ़ेंगे लाइट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो अगर हमने उसको ढक दिया तो उसको लाइट नहीं मिला, और लाइट नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेगा और क्लोरोफिल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इनफैक्ट जब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो एरिया का कलर क्या होगा, ग्रीन नहीं होगा। तो हम लोग को डिफरेंट कलर देखने को मिला। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि लाइट एंड क्लोरोफिल इज नेसेसरी। ठीक है, अगला हम टेस्टिंग करते हैं CO2 को। CO2 को टेस्ट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करो, एक पौधा लो, उस पौधा में क्या होगा, लीफ होगा। उस लीफ का आधा हिस्सा क्या करो, आप जार के अंदर में डाल दो, और इस जार के अंदर में आप एक कॉटन ले लो जो KOH सॉल्यूशन में डिप्ड है। KOH आपको पता है केमिस्ट्री की नॉलेज से ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, हम CO2 को टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखो होगा क्या कि बाहर में तो अब इसको हरियाली में छोड़ दिया, अब बाहर में तो लाइट भी है, CO2 भी है, और इसके अंदर क्लोरोफिल भी है। तो होगा क्या कि ये वाला एरिया जो है ये तो फोटोसिंथेसाइज कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, लेकिन ये वाला एरिया जो है यहाँ पे CO2 नहीं है। देखा गया कि जब आप इस एरिया को बाहर निकालोगे तो फोटोसिंथेसाइज नहीं किया, और जब आप इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालोगे तो ये एरिया जो है आयोडीन की वजह से, क्योंकि इसमें आप खुद बताना केमिस्ट्री का रिएक्शन है, ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल पे जब आप आयोडीन डालते हो तो वो ब्लैक कलर हो जाता है। तो ये कलर जो है ये आपका ब्लैक नहीं हो पाएगा, कोई शुगर ही नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये वाला कलर ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा आयोडीन डालने के बाद। लेकिन एक आपको मैं बता दूं कि प्लांट हर वक्त फोटोसिंथेसाइज करता है, तो प्लांट में ऑलरेडी शुगर बना हुआ है, ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। इसको
इस जार के अंदर में डालोगे तो डिफ्यूजन की वजह से इसका प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी पहले तो बना हुआ है, तो उसका मतलब ये वाला एरिया में भी आपका शुगर बना हुआ है, तो ये एरिया भी आपको कलर्ड हो जाएगा आयोडीन की हेल्प से। तो इसीलिए इसको हटाने के लिए हम एक प्लांट को पहले कुछ देर के लिए हम लोग छोड़ एक डार्क रूम में, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करें ताकि उसके अंदर का सारा पहले का पड़ा हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हट जाए। ठीक है, हम एक और चीज़ बात करते हैं, वो है ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। क्या बात करनी है, जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ये आपका एक्टिव होता है और ये सॉल्युबल भी होता है, लेकिन जो ये सुक्रोज मॉलिक्यूल है ये इनएक्टिव होता है लेकिन ये भी सॉल्युबल है। लेकिन जो स्टार्च है वो आपका इनएक्टिव होता है और वो सॉल्युबल नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि ग्लूकोज को हम स्टार्च में कन्वर्ट करें, ना कि सुक्रोज में कन्वर्ट करें। हमारा जो टॉपिक है वो है एक्शन स्पेक्ट्रम वर्सेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करेंगे जो साइंटिस्ट एंगलमैन ने दिया था। एंगलमैन फर्स्ट डिराइव्ड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम ना कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया था। ये होता क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, ये आप रखिए एक प्रिज्म, इस प्रिज्म से क्या कीजिए आप व्हाइट लाइट को पास कराइए। आपको पता है फिजिक्स के नॉलेज से कि ये व्हाइट लाइट जो है अपने 7 डिफरेंट कंपोनेंट विबग्योर में स्प्लिट आउट हो जाएगी, और यहाँ पे आप क्या कीजिए एक ट्रे को रख दीजिए। मतलब एक ट्रे है, उसके नीचे से लाइट, मतलब ये ट्रे है और नीचे से लाइट जा रही है, और ये ट्रे में है ना आप एक क्लैडोफोरा को रखो जो कि ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा फोटोसिंथेसिस करके, और साथ ही साथ आप इसको बैक्टीरिया के सस्पेंशन, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रख दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, ग्रीन अलगा रख दिया इधर विद द, और इसमें क्या है बहुत सारे ग्रीन बैक्टीरिया भी रख दिया आपने। ठीक है, अब करेगा क्या, ये जो एल्गा है ये फोटोसिंथेसिस करेगा क्योंकि इसको लाइट मिल रहा है, बाहर से CO2 है ही और अंदर में क्लोरोफिल है ही, तो ये सारे इसके जो डिमांड है वो पूरा हो गया, और ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। ग्योर मतलब इस साइड में वायलेट कलर जा रहा है, IBGYOR ऐसे करते करते जा रहा है। तो ये देखा गया कि ये जो ब्लू लाइट है इसमें ये जो क्लैडोफोरा है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये O2 है ये भी सबसे ज़्यादा इधर ही रिलीज होगा। जब O2 सबसे ज़्यादा इधर रिलीज होगा तो इधर बहुत सारा एरोबिक बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, और कंपैरेटिवली इधर कम एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ होगा, और जो रेड वाला है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हम लोग को ये कंक्लूजन मिला कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कि एक्शन स्पेक्ट्रम रिसेंबल्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, रफली रिसेंबल्स, एकदम क्लियरली एक के ऊपर एक कॉपी पेस्ट नहीं है। इसके बारे में डिस्कशन अभी करना है हम लोग को। उससे पहले आप एक काम करो, आप वॉन नील के बारे में थोड़ा जान लो। वॉन नील जो है वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और इन्होंने एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन कैसे दिया, चलिए देखते हैं। वॉन नील स्टडीज ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया एंड ही डिमॉन्स्ट्रेटेड फोटोसिंथेसिस। तो अब हम फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने डेफिनेशन दिया कि फोटोसिंथेसिस इज essentially a light dependent process in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces CO2 to carbohydrate। ये हमने लास्ट क्लास में देखा है, चलिए एक बार वापस बता दूं। देखिए ये इक्वेशन में जो H2A है वो H2A क्या करेगा, इस CO2 को रिड्यूस करेगा और H2A खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा A में, तो ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड हुआ। तो डेफिनेशन ऐसा बना कि फोटोसिंथेसिस इज एन लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल oxidizable compound like H2A, H2O, H2S reduces CO2 to carbohydrate। तो उन्होंने पहले तो ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन अलगा लिया जिसमें वाटर जो है वो हाइड्रोजन और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, O2 में। लेकिन जब उन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिया तब वो जो H2S है वो H2S जो होता है वो हमको सल्फेट या सल्फर के फॉर्म में मिलता है। और ये मेजर टेस्ट के क्वेश्चन है कि किस फॉर्म में होता है, सल्फर के फॉर्म में। पहले तो जब H2O लेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन जब H2S लेंगे तो सल्फर या सल्फेट मिलेगा। हाँ, तो इससे हम लोग कंक्लूजन मिला कि ये जो ऑक्सीजन है ये पहले लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ये जो ऑक्सीजन जो है वो क्या आया, इससे आया, वो CO2 से नहीं आया।
ठीक है, ये प्रूव हुआ। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ये। इन्होंने डिटेल्ड स्टडी बताई लाइट रिएक्शन की और इन्होंने ही जेड स्कीम को प्रपोज किया जो कि हम लाइट रिएक्शन में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू देम द इक्वेशन विल बी 2a प्लस 2H2O इक्वल टू 2AH2 प्लस O2। समझिएगा, ये A मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नहीं सॉरी, ये A मतलब हुआ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है ये दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल NADP प्लस है और आर्टिफिशियल आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड या DCPIP है। ये DCPIP क्या है? डाई क्लोरो फिनॉल इंडोफिनॉल। ये एक कंपाउंड है, ये एक ब्लू कलर का डाई होता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो होगा क्या कि उन्होंने एक लीफ लिया और उस लीफ से ना उन्होंने इस CO2 को तो ऑलरेडी पहले ही हटा दिया, जो प्राइमरी एक्सेप्टर पहले जो CO2 और NADP प्लस था उनको हटा दिया, नॉर्मल एक्सेप्टर जो NADP प्लस को हटा दिया। उसमें क्या किया उन्होंने DCPIP या पोटेशियम फेरोसाइनाइड का इंजेक्शन दे दिया। जब इन्होंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड का इंजेक्शन दिया जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। लेकिन एक बात ये, जब DCPIP इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो है और H+ आने के बाद वो रिड्यूस हो जाता है तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो वायलेट कलर सडनली या ब्लू कलर सडनली डिसअपियर होने लगता है। रूबेन, कामेन एंड हाशिद, इन्होंने भी कुछ वॉन नील जैसी ही बात कही। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो H2O से मिल रहा है ना कि CO2 से मिल रहा है। लेकिन तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? अरे पढ़ इसलिए रहे हैं बिकॉज वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और उसने क्या किया, सिर्फ कंपाउंड को चेंज किया, H2O H2S, तो उससे उसने बताया कि देखो H2O से मिल रहा है। लेकिन इन्होंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है रेडियो आइसोटोपिक मेथड। इस मेथड की वजह से क्या है, ये कंफर्म हो गया कि O2 जो है वो H2O से आ रहा ना कि CO2 से आ रहा। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है। करते क्या है, इसमें H2O लेते हैं, CO2 लेते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा और साथ ही साथ में वाटर और आपका O2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में। तो उन्होंने क्या किया, इस O18 आइसोटोप लिया। जब O18 देखा गया, जो ये वाटर रिलीज हुआ ये भी O18 ही था, आइसोटोप था, उसको उन्होंने एक्सरे से एग्जामिन कर लिया, तो इसलिए इसका नाम है रेडियो आइसोटोपिक मेथड। तो ये एक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। 6CO2 12H2O, कार्बोहाइड्रेट, वाटर और ऑक्सीजन लिबरेट हो गया। तो NCERT का एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि भैया 12H2O क्यों लिया, जब 6H2O आपका निकल ही जा रहा है तो आप 6 ही ले लेते ना, फालतू में आप निकलवाए। अरे मूर्ख, बहुत ही आसान सा इसका। आप पढ़ोगे आगे डार्क रिएक्शन, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनने के लिए 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ती है और हर एक केल्विन साइकिल में हमको 2NADPH प्लस H+ का रिक्वायरमेंट होता है। 2NADPH प्लस, ये आगे आपको समझाऊंगा मैं 2Na क्यों होता है। ये क्या करता है, 2NADPH प्लस H+, इसका मतलब 2 2 4, इसका मतलब क्या हुआ, 4H+ का हमको रिक्वायरमेंट है, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट है एक बार साइकिल चलाने के लिए। और हमको कितनी बार चलानी है, 6 बार चलानी है, तो हमको कितना लगेगा, 12 H2O का मॉलिक्यूल लगेगा। टॉपिक है हमारा पिगमेंट। देखिए, जब आप एक लीफ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसमें मल्टीपल कलर्स पाएंगे, या इनफैक्ट आप डिफरेंट लीव्स का कलर डिफरेंट देखेंगे। अगर आप ऐसा कहते हैं कि एक लीफ ग्रीन कलर का होता है तो आपके हिसाब से तो सारे लीफ ग्रीन कलर के होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज में डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हम इन्हीं पिगमेंट को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम है क्लोरोफिल, एक का नाम है कैरोटिनॉइड और एक का नाम है फाइकोबिलिन। ये 3 टाइप के पिगमेंट ही है आपके सिलेबस में, इन्हीं को आपको पढ़ना है। और भी पिगमेंट है जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविरिडिन को क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी बोलते हैं। तो ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन चलिए ठीक है। क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड और फाइकोबिलिन, इनको हमको पढ़ना है। क्लोरोफिल जो होते हैं ये खुद 5 टाइप के होते हैं, ए क्लोरोफिल, बी, सी, डी, ई। कैरोटिनॉइड, देखिए कैरोटिनॉइड जो है ना वो कैरोटीन प्लस जैंथोफिल, इन दोनों के
मिलने से बना है। फाइकोबिलिन एक कंपाउंड है। ये जो क्लोरोफिल है और कैरोटीनॉइड है, ये दोनों लिपिड होते हैं, और फाइकोबिलिन जो होता है ये प्रोटीनेशियस कंपाउंड है। लिपिड मतलब क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल तो एकदम नहीं होगा, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल के पांचों पिगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है ये एक यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो ये इतने सारे पिगमेंट है प्लांट के लीफ में, तो हमको पता कैसे चला कि इतने सारे पिगमेंट है? तो एक टेक्निक की इस्तेमाल की गई जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की वजह से हम डिफरेंट पिगमेंट को आइसोलेट कर लिए, और हम उसको पेपर में जब स्टडी करते हैं क्रोमेटोग्राम। एक्चुअली एनसीईआरटी लिखती है कि 4 डिफरेंट टाइप के पिगमेंट है, जिनकी वजह से मेन 4 टाइप के पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से लीफ का कलर होता है। एनसीईआरटी के हिसाब से उसका नाम है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिन एंड ज़ैंथोफिल। ये 4 टाइप के पिगमेंट है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ लीफ। मॉलिक्यूल जो है वो एक ब्लूइश ग्रीन मॉलिक्यूल होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, C55H72O5N4Mg। ओ नगमा उल्टा कर लो, NMg कर लो, नगमा नहीं है, N4Mg। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस मैं आपको कहूँगा कि ये सिर्फ 2 फॉर्मूला आप याद कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। भाई यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया। चलिए ठीक, इसको हम लोग प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्राइमरी रिएक्शन दैट ऑकर्स इन द फोटोसिंथेसिस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है। ये हम आगे स्टडी करेंगे क्यों कैसे करता है, और ये मोस्ट एबंडेंट होता है सबसे ज्यादा। तो यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आप इसका जवाब दे दोगे क्लोरोफिल ए। ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और मोस्ट एबंडेंट होता है। अब बात करते हैं अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। जब क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर में क्या होता है, टेट्रापाइरोल रिंग होता है। सेंटर में मैग्नीशियम होता है और ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, इस जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और 2 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। प्रीवियस एमसीक्यू में आया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि इस नाइट्रोजन को 1 बोलेंगे, इसके बगल में जो कार्बन है इसको 2 बोलेंगे, और इसके बगल में जो कार्बन है इसको बोलेंगे 3। नॉर्मली क्लोरोफिल ए में ये मिथाइल होता है, अब 3rd कार्बन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का 2 पार्ट होता है, एक पॉरफायरिन हेड हो गया, एक टेल हो गया। पॉरफायरिन हेड क्या होता है, टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर होता है, मतलब पॉरफायरिन हेड है, पॉरफायरिन हेड है, टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर है। टेट्रापाइरोल क्यों? क्योंकि 4 तो पाइरोल पार्ट अटैच होते हैं, और ये जो पाइरोल पार्ट है ना, ये एक फाइटोल टेल के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, जो कि 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ स्टेट पीएमटी में, 20 एंगस्ट्रॉम का टेल होता है। बस आपको इतना ही बात ध्यान में रखने का है। ये जो पार्ट होता है ये पोलर पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, और ये पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक या लिपिड पोर्शन वाला पार्ट होता है। आपको सेल वाले चैप्टर से बहुत आप रिलेट कर पा रहे होगे। ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और ये पोलर पार्ट होता है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बनने के लिए ना 3 एलिमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सा? मैग्नीशियम, आयरन और नाइट्रोजन। अब आप कहोगे सर ये तो चीटिंग है, आपने आयरन तो बताया ही नहीं। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप क्लोरोफिल का सिंथेसिस पढ़ते हो तो उसके लिए लाइट बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल का सिंथेसिस कैसे होता है? एक अमाइनो एसिड जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया साहब। ये ग्लाइसिन जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो कि क्रेब्स साइकिल ए का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये आपको रेस्पिरेशन चैप्टर में बताता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो होता है ये आपका इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पार्ट प्रेजेंट होता है, और ये मार्कर होता है, मार्कर एंजाइम होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, ठीक है। ये एक होता है। तो ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोएंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये क्या बनाता है? क्लोरोफिल बनाता है। या आप ग्लूटामिक एसिड डायरेक्ट क्लोरोफिल बना सकते हो। ग्लूटामिक एसिड क्या है? ग्लूटामिक एसिड भी एक अमाइनो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड से कुछ याद आया आपको? ट्रांसअमाइनेशन, प्लांट गुड डेवलपमेंट चैप्टर, उधर कुछ ग्लूटामिक एसिड चलता है, एस्पर्टिक एसिड चलता है। चलिए ठीक है, इससे भी क्या बनता है? क्लोरोफिल ए बनता है।
तो ये जो है ना, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में हीम का सिंथेसिस भी करता है। तो आपको पता है हमारे खून में भी आयरन होता है। सिमिलरली ये आयरन भी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। थाइलाकॉइड है, लिपिड बाइलेयर और थाइलाकॉइड। तो इसके सरफेस में हमने बताया कि क्लोरोफिल होगा, भले एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड दोनों पार्ट में। तो ये क्या होता है, चाहे एप्रेस्ड हो या नॉन एप्रेस्ड पार्ट हो, ये धसा हुआ होता है। इसका जो टेल है ना, इस लिपिड बाइलेयर के अंदर में, तो सेल से आप रिलेट करना कि दो वॉल के बीच में इसका लिपिड का टेल आया हुआ है, दो वॉल के बीच में लिपिड, ठीक है ना। तो लिपिड बाइलेयर थाइलाकॉइड में ये वो पेनिट्रेट किया हुआ रहता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी में ये जो पार्ट है ना, ये मिथाइल की जगह CHO अल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, तो क्लोरोफिल बी बन गया। तो आप खुद बताना, CH3 नहीं है, इसकी जगह क्या है, CHO, यानी क्या हुआ, दो हाइड्रोजन क्या हुआ पहले से कम हो गया और एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो फॉर्मूला आपका बन गया C50H70O6N4Mg। ये एक येलो ग्रीन पिगमेंट होता है। एक और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा करते हैं, क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कोई फाइटोल टेल नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरोटिनॉइड्स के बारे में, जो टाइप का पिगमेंट है, कैरोटिनॉइड्स। ये कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं ना, ये दो इसका कॉम्पोनेंट होता है, एक होता है कैरोटीन और एक होता है। ये कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, ये अकेला पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर में, जो कि सेल ऑर्गेनल है। उसकी वजह से जो फ्लावर्स होते हैं या लीव्स होते हैं, उनको कलर मिलता है। सेल से चैप्टर से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और यही कैरोटिनॉइड्स अगर क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलता है, उस लोकेशन का नाम है क्लोरोप्लास्ट। यानी कैरोटिनॉइड सिर्फ अकेला होगा तो क्रोमोप्लास्ट में मिलेगा, अगर ये क्लोरोफिल के साथ अटैच है तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर में मिलेगा। और आपको पता है इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें डोमिनेंट पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस कैरोटिनॉइड के बारे में। तो कैरोटिनॉइड में खास बात क्या है, कैरोटिनॉइड एक लिपिड कंपाउंड है, साथ ही साथ ये एक टर्पीन भी है और ये मोस्ट स्टेबल पिगमेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये टर्पीन क्यों है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दो पार्ट की, एक का नाम है कैरोटीन और एक का नाम है ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जब हम बात करते हैं तो कैरोटीन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। ये जो बीटा कैरोटीन होता है ये कैरेट में प्रेजेंट होता है। हम लोग कहते हैं याद करने का तरीका, बेटा कैरोट खा लो नहीं तो तुमको विटामिन ए की कमी हो जाएगा। तो बीटा कैरोटीन जो होता है इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए प्रेजेंट इन कैरेट, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं ज़ैंथोफिल में। तो ज़ैंथोफिल का एग्जांपल आपको फ्यूकोजैंथिन हो गया या ल्यूटीन हो गया, जो कि ग्रीन चिली में प्रेजेंट होता है। फ्यूकोजैंथिन जो होता है ना, वो फ्यूकोजैंथिन क्या करता है, वो एक, आप बताओ कौन से एल्गा में प्रेजेंट है, सही, ब्राउन एल्गा जो होते हैं, जो कि थर्ड टाइप का पिगमेंट था, फाइकोबिलिन। इट इज एक्सक्लूसिवली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको एकदम याद कर लो आप, इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और रेड एल्गे में ये एक एक्सेसरी पिगमेंट की तरह होता है। तो इतना बात आपको समझ में आया। तो एसेसरी पिगमेंट से एक और बात याद आया कि जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं ना, ये भी एसेसरी पिगमेंट होते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं, देखो एसेसरी पिगमेंट जो है ना, ये एक ऐसे पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। अभी हम उसके बारे में देखेंगे, फोटोसिंथेसिस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स को, ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या करते हैं, ये लीथल ऑक्सीजन को लीथल नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोफिल को डैमेज नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो ये एक क्लोरोप्लास्ट का थाइलाकॉइड है, वो सरफेस में बहुत सारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हमने अभी देखा बहुत सारा पिगमेंट है, क्लस्टर 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 क्लस्टर, बहुत सारा पिगमेंट प्रेजेंट है। इसमें एक सेंटर में जो पिगमेंट हमेशा प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या है, उसका एकदम सही, उसका नाम है क्लोरोफिल ए। इसके सराउंडिंग में बहुत सारा पिगमेंट है और वो बहुत सारा पिगमेंट में क्लोरोफिल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और कैरोटीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारा पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल से प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही ये एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। क्योंकि देखो एक पिगमेंट है, वो एब्जॉर्ब करेगा तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये सपोज करो क्लोरोफिल ए 400 से 700 तक को एब्जॉर्ब करता है, उसमें भी ना
ब्लू लाइट और रेड लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर, मोस्ट एफिशिएंट है। एब्जॉर्ब तो करता ही है लेकिन साथ ही साथ क्या है, उससे फोटोसिंथेसिस भी इसका मैक्सिमम होता है। सपोज करो कि आपको एक थाली दिया गया, उसमें 100 पीस गुलाब जामुन है, 100 पीस चमचम है, 100 पीस रसगुल्ला है और 100 पीस आपका राजभोग है। तो आप सब खा सकते हो। और भी बहुत मिठाई है, कुछ करेला का मिठाई, आप तो उसको खाओगे नहीं, आप तो यही खाओगे, तो मतलब आप छांट दिए ऑलरेडी, तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को आप खाओगे, कुछ पर्टिकुलर मिठाई को खाओगे, उसमें से आपको फेवरेट मिठाई जो है वो गुलाब जामुन है, तो 100 पीस में पता चला आप 80 पीस खा जाओगे। और जो 100 पीस चमचम है उसमें से पता चला आप सिर्फ 20 पीस ही खाओगे। तो ये प्रायोरिटी भी है, समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला सबसे ज़्यादा खाएगा। तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल वैसा ही होता है। तो अब एक बात बोलो आप मेरे को कि अगर हमने लाइट दे दी और इसका रेंज हमको पता है कि भैया देखो 400 से 700 वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा, तो आप बताना ठीक है भाई ये एब्जॉर्ब कर लिया, ऑक्सीजन रिलीज कर लिया, फूड बना लिया, फोटोसिंथेसिस हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके अगल बगल अगर पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसे कि कैरोटीन हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, उनका कुछ और रेंज होगा। जैसे कि क्लोरोफिल बी का कलर क्या था, क्लोरोफिल बी का जो कलर था वो ब्लूइश ग्रीन, वो ग्रीनिश था, येलो ग्रीन था। क्लोरोफिल बी का कलर जो था वो येलो कलर था, येलो क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन था। तो ये क्या करता है, ग्रीन वाला वेवलेंथ मतलब लगभग 500-550 वाला सबसे ज्यादा खाता है मिठाई। जब सबसे ज्यादा वो मिठाई खाता है, तो एक बात बताना कि जब 400 से 700 गिरा तो 400 वाला तो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा खा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 500 वाला नहीं खा सकता क्लोरोफिल ए, वो खा सकता है। लेकिन जो क्लोरोफिल बी है वो भी 400 खा सकता है, लेकिन वो 500 वाला सबसे ज्यादा खाएगा। तो इसका मतलब ये वो 400 वाला खपत भी सबसे ज्यादा हो गया, 500 वाला जो ग्रीन है उसका खपत भी सबसे ज्यादा हो गया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो अल्टीमेटली अगर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस बहुत एफिशिएंट हो जाएगा। कैसे होगा इसको देखो आप, देखो ये पिगमेंट है बहुत सारा, ये कैरोटीन है, ये क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल ए है। तो इसने क्या किया, 400 वाला को एब्जॉर्ब कर लिया सबसे ज्यादा। अब क्या होगा, क्लोरोफिल बी पे गिरा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और ऐसा नहीं है सिर्फ 400, ये 700 एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल बी पे जब मान लो कोई वेवलेंथ गिरा, उसका जो मिठाई खाने का दिन आया, तो क्लोरोफिल ए बी ने बोला कि देखो मेरे को 550 वाला बहुत पसंद है मिठाई, तो इसने क्या किया 550 वाला खाया वेवलेंथ का। लेकिन धीरे धीरे लेकिन आप खुद बताना, क्लोरोफिल पे जब लाइट स्ट्राइक करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, तो उसके सिमिलरली किसी और क्लोरोफिल पे भी लाइट गिर रहा होगा, उसका भी एक्साइट हो रहा होगा, तो बगल वाला क्लोरोफिल इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, क्योंकि वो भी एक्साइट हो रहा है, ये भी एक्साइट हो रहा है, इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो क्लोरोफिल ए क्या करता है, क्लोरोफिल बी से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो मतलब और वो एक्साइट हो जाएगा। तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो एनर्जी डिक्रीज होती है, आपको पता है। तो सिमिलरली एनर्जी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना, यानी वेवलेंथ का बढ़ना। तो पता चला आपको इधर क्या मिला, 700 वेवलेंथ वाला ऑटोमेटिकली वेवलेंथ बढ़ गया लाइट का ट्रैवल करते करते। तो 700 वेवलेंथ वाला इसको ऑटोमेटिकली मिल गया। आपको समझ में आना, मतलब इधर बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था क्लोरोफिल बी लाइट मिलने के बाद, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन बगल वाले के पास चला गया। लेकिन अब जब ट्रैवल करके जाएगा तो अभी धीरे हो जाएगा ना, तो ऑलरेडी इसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल अब इस एफिशिएंसी बढ़ गया, मतलब अब देखो कि अब सिर्फ एक ही फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा था, अभी देखो क्या है, 2 फोटोन, एक ये वाला भी कर रहा है और ये वाला भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो गया। इतना बात आपको समझ में आया ना। देखिए ये ग्राफ दिख रहा है आपको, का ग्राफ है ये। तो इसमें क्या है, ये आपको एब्जॉर्प्शन बताया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मतलब देखो ये जो आपको ब्लू कलर का ये जो दिख रहा है ना, ये क्लोरोफिल ए का है। तो इससे हम लोग को साफ साफ पता चल जा रहा है कि ये जो ब्लू कलर का लाइट है उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद ये रेड कलर को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अगर आप क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल देखोगे तो ये, अगर आप क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल देखोगे, सबसे ज्यादा ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली कैरोटीनॉइड सबका एब्जॉर्प्शन आपको पता है, इसका पीक आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, मतलब अब ये एक्शन करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन। कैसे होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, अभी हमने बताया।
तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। देखो फोटोसिंथेसिस का कर्व आपको ब्लू पे सबसे ज़्यादा मिला, फिर रेड पे सबसे ज़्यादा मिला, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का है। जब आप क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्शन ज़्यादा है और एब्जॉर्प्शन कम है। ऐसा क्यों? कि भैया एक्शन ज़्यादा, जितना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो वो एक्शन कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बगल में और भी पिगमेंट प्रेजेंट है जो एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और उसको हेल्प कर दे रहे हैं क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को। आपको समझ में आ रहा है? क्लोरोफिल ए अकेला होता तो इतना काम करता, लेकिन उसको क्या हुआ, 700 एक्स्ट्रा मिल गया। वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा था लेकिन उसको मिल गया, तो अब वो बहुत बढ़िया बात है उसके लिए। तो समझ में आ रहा है आपको? तो एक्शन क्या होता है, ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है। तो ये रफली एक दूसरे पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। रफली एकदम एग्जैक्ट बोला जाए तो वो एग्जैक्ट एक दूसरे पे आप इसको नहीं रख सकते हो। इतना बात आपको समझ में आया? यही आपको बताना था मेरे को। एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और यही एक्शन स्पेक्ट्रम जो है किसने दिया था, याद कीजिए, TW एंगलमैन ने आया था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और ये बेल आइकन को दबाइए।